रिचर्ड फाइनमैन का एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है। कल्पना कीजिए कि हम एक समुद्र तट पर खड़े हैं। चारों तरफ क्या हो रहा है? पानी की लहरें आ जा रही हैं, झाग बन रहा है, हवा चल रही है, रेत उड़ रही है, बादल। हाँ, मतलब अनगिनत चीजें सब एक साथ। बिल्कुल। और ये सब देखकर लगता है कि दुनिया कितनी ज्यादा जटिल है, कितनी बेतरतीब है। हाँ, और यहीं से मतलब विज्ञान का सबसे गहरा सवाल उठता है। क्या ये संभव है कि ये सारी जटिलता, ये सारा शोर असल में बस कुछ बहुत ही सरल, बहुत ही बुनियादी नियमों का नतीजा हो? जैसे एक ही राग को अलग अलग सांस पे बजाया जा रहा हो। क्या बात है, बिल्कुल। और यही आज हमारी पड़ताल का मकसद है। हमें रिचर्ड फाइनमैन के कुछ लेख मिले हैं जहां वो भौतिकी के दर्शन पर बात करते हैं। तो आज हम गणित में नहीं बल्कि इस सोच में उतरेंगे कि प्रकृति के खेल के नियम क्या हैं और हम इंसान जो सिर्फ इस खेल को देख सकते हैं, उन्हें सीखते कैसे हैं। सही पकड़ा, विज्ञान का काम ही यही है, इस जटिलता के पीछे की सादगी को खोजना, ये पूछना कि क्या रेत और पत्थर एक ही चीज से बने हैं, क्या हवा के बहने और पानी की लहरों में कोई रिश्ता है। तो ये एक तरह का जासूसी का काम है। हाँ, एक जासूसी का काम है जिसके सुराग हमारे चारों तरफ बिखरे हुए हैं। चलिए तो फिर इस जासूसी को शुरू करते हैं। फाइनमैन एक बहुत दिलचस्प उपमा देते हैं। वो कहते हैं दुनिया को एक महान शतरंज के खेल की तरह सोचिए जिसे देवता खेल रहे हैं और हम सिर्फ दर्शक हैं। हाँ, हम सिर्फ दर्शक हैं, हमें नियम नहीं पता। ये एक बेहतरीन नजरिया है क्योंकि ये हमारी असलियत बताता है। हमें कोई रूल बुक नहीं दी गई है, हम सिर्फ मोहरों को हिलते हुए देख सकते हैं। तो सवाल ये है कि अगर आप सिर्फ खेल देख सकते हैं तो उसके नियम कैसे खोजेंगे? यही तो मुश्किल है। हम तो सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन हमारा अंदाजा सही है या नहीं ये कैसे पता चलेगा? फाइनमैन इसके कुछ बहुत ही चालाक तरीके बताते हैं। पहला सबसे सीधा है सरल परिस्थितियां खोजना। सरल परिस्थितियां मतलब पूरी बिसात को एक साथ समझने की कोशिश मत करो। किसी ऐसे कोने को देखो जहां बस 2-3 मोहरें हों। वहां क्या हो रहा है उसे ध्यान से देखो, क्योंकि वहां कम चीजें हो रही हैं। आप एक पैटर्न पकड़ सकते हैं और भविष्यवाणी कर सकते हैं कि अगली चाल क्या होगी। अच्छा। और अगर आपकी भविष्यवाणी सही निकलती है तो शायद आपने नियम का एक छोटा सा हिस्सा पकड़ लिया है। ठीक है, तो पूरी भीड़ भाड़ से हटकर एक शांत कोने में ध्यान लगाना, ये तो समझ आता है। लेकिन इससे तो बस छोटे मोटे नियम ही पता चलेंगे ना, है ना? बिल्कुल। इसीलिए दूसरा तरीका आता है जो ज्यादा शक्तिशाली है, अप्रत्यक्ष नियम खोजना। फाइनमैन ऊंट यानी बिशप का उदाहरण देते हैं। मान लीजिए हम काफी देर तक खेल देखते हैं और नोटिस करते हैं कि एक ऊंट जो काले खाने पर है वो हमेशा काले खाने पर ही रहता है, वो कभी लाल खाने पर नहीं जाता। 1 मिनट, ये तो एक बहुत बड़ी छलांग है। सिर्फ ये देखकर कि ऊंट हमेशा काले खाने पे रहता है, हम ये नियम कैसे बना सकते हैं? हो सकता है हमने उसे काफी देर तक देखा ही ना हो, या शायद खिलाड़ी की कोई खास रणनीति हो। बेहतरीन सवाल है, और यहीं पर विज्ञान का असली काम आता है, परखना। हम उस नियम को एक परिकल्पना, एक हाइपोथेसिस मानते हैं, कोई पत्थर की लकीर नहीं, और फिर हमारी पूरी कोशिश होती है उसे गलत साबित करने की। अच्छा, उसे सही नहीं गलत साबित करने की। हाँ, हम हर संभव स्थिति में उसे देखते हैं, हम इंतजार करते हैं, और जैसा फाइनमैन ने बताया, सबसे रोमांचक पल वही होता है जब हमारा बनाया हुआ नियम टूटता है। नियम का टूटना रोमांचक कैसे हो सकता है? ये तो एक तरह से हार हुई। नहीं, यही असली जीत है। मान लीजिए हम सालों तक देखते हैं और ऊंट हमेशा अपने रंग के खाने पर ही रहता है। हमारा नियम पक्का हो जाता है, लेकिन फिर एक दिन अचानक हम उसे दूसरे रंग के खाने पर पाते हैं। हमारी दुनिया हिल जाती है। हम सोचते हैं क्या हमारा नियम गलत था? हाँ, लेकिन बाद में ध्यान से देखने पर पता चलता है कि नियम गलत नहीं था, अधूरा था। असल में उस ऊंट को किसी ने मार दिया था, और फिर एक प्यादा आगे बढ़ते बढ़ते रानी बनने की बजाय एक नया ऊंट बन गया जो दूसरे रंग के खाने पर था। वाह! तो नियम के टूटने से हमें एक और गहरा नियम पता चला, प्यादों के प्रमोशन का नियम। मतलब जहां हमारा ज्ञान खत्म होता है, वहीं से असली खोज शुरू होती है। कमाल है। और एक तीसरा तरीका भी है, जो है रणनीति का अंदाजा लगाना। भले ही हमें ये न समझ आए कि एक ग्रैंड मास्टर ने एक खास घोड़ा क्यों चला, पर हम खेल देखकर उसकी बड़ी रणनीति का अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा, जैसे कि वो हमला कर रहा है या बचाव कर रहा है? बिल्कुल। हम देख सकते हैं कि वो अपने राजा की सुरक्षा कर रहा है या हमला करने की तैयारी कर रहा है।
इसी तरह हम प्रकृति की हर छोटी बड़ी चाल को भले ही न समझ पाएं, पर हम उसके बड़े इरादों को, जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम है, उसे समझ सकते हैं। तो ये एक तरह की पहेली को सुलझाना है और लगता है कि भौतिकी का पूरा इतिहास ही इन बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़ने की कहानी है, जिसे फाइनमैन द ग्रेट अमेलगमेशन कहते हैं। बिल्कुल, और ये सिर्फ अकादमिक नहीं है, ये दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल देता है। ये सोचना कि जिस गर्मी से हम चाय बनाते हैं और जिस गति से एक पत्थर गिरता है, वे दोनों असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये तो कमाल है। सही कहा। पहले गर्मी को एक रहस्यमयी तरल पदार्थ माना जाता था, फिर पता चला कि गर्मी कुछ और नहीं, बस परमाणुओं की बेतरतीब गति है। जितनी तेज गति उतनी ज्यादा गर्मी। बस दो अलग अलग विषय हमेशा के लिए एक हो गए। ठीक है, गर्मी और गति को जोड़ना समझ आता है, दोनों में मूवमेंट है, लेकिन अगली बड़ी कड़ी क्या थी? क्या कोई ऐसी दो चीजें थी जिन्हें जोड़ना किसी ने सोचा भी नहीं होगा? हाँ, और सबसे बड़ा कमाल तो तब हुआ जब मैक्सवेल ने दिखाया कि बिजली, चुंबकत्व और रोशनी। हाँ, रोशनी, ये तीनों असल में एक ही चीज है। कल्पना कीजिए, आपकी आंखों की रोशनी और फ्रिज पर लगा हुआ चुंबक दोनों एक ही परिवार के सदस्य हैं, बस अलग अलग लिबास में, जिसे हम विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। बिल्कुल, इसने हमारी हकीकत की समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। रसायन विज्ञान, जो अपने आप में एक पूरी दुनिया है, उसे भी भौतिकी ने अपने अंदर समेट लिया। हाँ, ये तीसरा बड़ा एकीकरण था। पदार्थों के गुण, जैसे हीरा इतना सख्त क्यों है, या नमक पानी में क्यों घुलता है। हाँ, ये सब कुछ आखिरकार परमाणुओं के अंदर इलेक्ट्रॉनों के क्वांटम व्यवहार से तय होता है। तो रसायन विज्ञान भी अपने मूल में भौतिकी का ही एक अध्याय बन गया। बिल्कुल। ये एकीकरण की तस्वीर तो बहुत साफ सुथरी लगती है, जैसे हम पहेली के आखिरी टुकड़े जोड़ने ही वाले थे। लेकिन मुझे लगता है कि 1920 के आसपास किसी ने आकर पूरी शतरंज की बिसाती पलट दी थी, है ना? बिल्कुल सही। 1920 से पहले की दुनिया बहुत साफ सुथरी और कह सकते हैं न्यूटन के नियमों पर चलने वाली थी। एक मंच था, यानी 3 आयामों वाला अंतरिक्ष और एक समान गति से बहता हुआ समय, और इस मंच पर कलाकार थे, यानी कण और उनके बीच लगने वाले बल, जैसे गुरुत्वाकर्षण और विद्युत बल। सही, और इन बलों में विद्युत बल तो कमाल का शक्तिशाली है। फाइनमैन इसका एक चौंकाने वाला उदाहरण देते हैं। हाँ, मैंने भी पढ़ा। वो कहते हैं कि अगर आप रेत के 2 कण लें, हाँ, और उन्हें 30 मीटर की दूरी पर रखें, हाँ, और उनके अंदर के पॉजिटिव और नेगेटिव आवेशों में हाँ, जरा सा भी 1% के 100वें हिस्से का भी असंतुलन हो, तो उनके बीच 3 मिलियन टन का बल लगेगा। 3 मिलियन टन रेत के 2 कणों के बीच। इसीलिए हमारे आसपास सब कुछ इतना संतुलित और न्यूट्रल है। ठीक इसलिए हम सब पॉजिटिव और नेगेटिव आवेशों के एक बहुत ही नाजुक संतुलन पर टिके हुए हैं। लेकिन ये साफ सुथरी न्यूटन वाली दुनिया 1920 के बाद बिखर गई। क्वांटम मैकेनिक्स ने आकर खेल के नियम ही बदल दिए। उसने ऐसा क्या किया? उन्हें भौतिकी की नींव हिला दी। पहली थी अनिश्चितता का सिद्धांत, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसने कहा कि न्यूटन के नियम परमाणुओं की छोटी सी दुनिया में आकर गलत हो जाते हैं। मतलब आप एक ही समय पर किसी कण की सटीक जगह और उसकी सटीक रफ्तार दोनों को एक साथ जान ही नहीं सकते। क्या ये हमारे नापने के उपकरणों की कमी है या नहीं? ये प्रकृति का ही मौलिक गुण है, और इसका एक बहुत गहरा नतीजा है। यही सिद्धांत बताता है कि परमाणु इतने बड़ी क्यों होते हैं और ज्यादातर खाली जगह से क्यों भरे होते हैं। अच्छा, वो कैसे? अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक यानी न्यूक्लियस में गिर जाता तो हमें उसकी जगह ठीक ठीक पता होती। अनिश्चितता सिद्धांत के मुताबिक ऐसा होने पर उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा और अनिश्चित हो जाती कि वो नाभिक से बाहर निकल जाता। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक समझौता करता है, वो नाभिक से थोड़ी दूरी बनाए रखता है, अपने लिए थोड़ी जगह छोड़ता है ताकि वो झिलमिला सके, जिगल कर सके। ये तो कमाल है। एक नियम ये तय करता है कि परमाणु का आकार क्या होगा। दूसरा बड़ा बदलाव क्या था? दूसरा था मौलिक अप्रत्याशितता, फंडामेंटल इनडिटर्मिनेसी। इसने कहा कि प्रकृति संभाव्यता पर, प्रोबेबिलिस्टिक तरीके से काम करती है, निश्चितता पर नहीं। यानी हम पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल, हम ये भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि कोई एक परमाणु अगले सेकंड में प्रकाश छोड़ेगा या नहीं। हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि 1000 परमाणुओं में से औसतन 10 ऐसा करेंगे। प्रकृति के स्तर पर एक अनिश्चितता, एक रैंडमनेस है। ये तो उन सभी दार्शनिकों के लिए एक बड़ा झटका होगा जो सोचते थे कि अगर हमें ब्रह्मांड की हर चीज की स्थिति पता हो तो हम भविष्य की भविष्यवाणी कर सकते हैं।
हाँ, और फाइनमैन कहते हैं कि हमें दार्शनिकों की बनाई धारणाओं से नहीं बल्कि प्रयोगों से चलना होगा। अगर प्रयोग कहता है कि प्रकृति अप्रत्याशित है तो हमें अपनी धारणाएं बदलनी होंगी, प्रकृति को नहीं। विज्ञान का अंतिम निर्णायक हमेशा प्रयोग होता है, हमेशा। और तीसरा और शायद सबसे बड़ा बदलाव जिसने एकीकरण को एक नए स्तर पर पहुंचाया, वो था तरंग कण द्वैत, वेव पार्टिकल ड्युअलिटी। ये शायद विज्ञान का सबसे बड़ा एकीकरण है। इसने बताया कि जिसे हम तरंग समझते थे जैसे प्रकाश, वो कण यानी फोटॉन की तरह भी व्यवहार करता है, और जिसे हम कण समझते थे जैसे इलेक्ट्रॉन, वो भी तरंग की तरह व्यवहार करता है। असल में तरंग और कण दो अलग चीजें हैं ही नहीं, वे एक ही चीज के दो अलग अलग चेहरे हैं। तो इन सब क्रांतिकारी विचारों को मिलाकर एक थ्योरी बनी क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स या QED, और कहा जाता है कि ये नाभिक के बाहर की लगभग हर चीज समझा सकती है। हाँ, सिद्धांत रूप में बिल्कुल। क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स या QED मूल रूप से इस बात की रूल बुक है कि प्रकाश और पदार्थ जैसे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कैसे बात करते हैं। और ये बातचीत ही सब कुछ चलाती है? हाँ, ये पता चला कि ये बातचीत ही रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और हमारे आसपास की लगभग हर चीज को चलाती है। इसने एंटी पार्टिकल्स जैसे पॉजिट्रॉन के अस्तित्व की भी भविष्यवाणी की थी, जो बाद में प्रयोगों में सच साबित हुई। ये 20वीं सदी की भौतिकी की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। अगर QED इतनी सफल है और नाभिक के बाहर की लगभग हर चीज समझा सकती है, तो फिर फाइनमैन आज की भौतिकी की स्थिति को भयानक यानी हॉरिबल क्यों कहते हैं? ऐसा क्या है जो हम नहीं जानते? क्योंकि QED की ये खूबसूरत कहानी नाभिक यानी न्यूक्लियस के दरवाजे पर आकर रुक जाती है। उसके अंदर एक बिल्कुल अलग, उलझी हुई और जंगली दुनिया है। नाभिक के अंदर ऐसा क्या चल रहा है? नाभिक में कई सारे प्रोटॉन होते हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। विद्युत बल के नियम के हिसाब से तो उन्हें एक दूसरे से नफरत करनी चाहिए और जोर से धक्का देकर दूर भाग जाना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन वे एक दूसरे से चिपके रहते हैं। इसका मतलब है कि वहाँ कोई बहुत ही शक्तिशाली नया बल काम कर रहा है। इसे समझने के लिए वैज्ञानिकों ने नए कणों की भविष्यवाणी की, जैसे मेसॉन और पायन। और वे मिले भी। तो फिर समस्या क्या है? हमें नया बल भी मिल गया और उसके कण भी, सब कुछ ठीक लगना चाहिए। समस्या ये थी कि जब प्रयोग करने वालों ने और गहराई से देखना शुरू किया तो उन्हें उम्मीद थी कि एक दो नए कण मिलेंगे। इसके बजाय दरवाजा खोलने पर मानो कणों का एक पूरा चिड़ियाघर बाहर उमड़ पड़ा। कणों का चिड़ियाघर? हाँ, दर्जनों अजीब अजीब कण, लेप्टॉन, बेरियन, म्यूऑन, इतने सारे कि उनके नाम भी किसी को याद नहीं रहते थे। हर कण के अपने अलग नियम लगते थे। सादगी खोजने के बजाय भौतिकी पहले से कहीं ज्यादा जटिल और बिखरी हुई महसूस होने लगी। मतलब हम शतरंज के खेल के नियम खोजने निकले थे और हमें इतने सारे नए मोहरे मिल गए कि अब समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सा मोहरा क्या करता है। एक यही बात है। हालत इतनी खराब हो गई थी कि एक भौतिक विज्ञानी ने मजाक में कहा था, अगर मुझे इन सभी कणों के नाम याद रखने पड़ते तो मैं वनस्पति शास्त्री बन गया होता। तो हमारे पास इन सभी कणों के आपसी संबंधों को समझाने के लिए कोई अच्छी थ्योरी नहीं है। हम जानते हैं कि प्रकृति में 4 मौलिक बल हैं, लेकिन जो सबसे मजबूत बल है, जो दुनिया को जोड़े रखता है, उसी का नियम हमें ठीक से नहीं पता। ये आज की भौतिकी की सबसे बड़ी उलझन है। तो आज की हमारी पड़ताल का सार ये है कि भौतिकी प्रकृति के शतरंज के खेल के सरल नियमों को खोजने की एक यात्रा है। यह एक जासूसी की तरह है, जहां हम प्रयोगों से सुराग इकट्ठा करते हैं। हमारे नियम हमेशा अस्थायी होते हैं और बेहतर सुराग मिलने पर बदल सकते हैं। हाँ, और अंतिम लक्ष्य सब कुछ एक ही तस्वीर में एकीकृत करना है। बिल्कुल। और हम इस यात्रा में काफी आगे आ चुके हैं। नाभिक के बाहर की दुनिया को हम क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स से बहुत अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन नाभिक के अंदर की दुनिया, जहां सबसे शक्तिशाली बल काम करते हैं, वो आज भी एक रोमांचक, उलझी हुई और अनसुलझी पहेली बनी हुई है। ये वाकई एक दिलचस्प सफर है और अंत में श्रोताओं के मन में एक सवाल छोड़ जाते हैं। फाइनमैन एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि हम जो भी नियम जानते हैं वे एक निश्चित छोटी दूरी के ऊपर ही काम करते हैं। उस सबसे छोटी दूरी के नीचे क्या होता है? स्पेस और टाइम का क्या मतलब है, हम नहीं जानते। अगर प्रकृति के खेल के नियम पहले भी बदल चुके हैं, जैसे वे न्यूटन की दुनिया से
क्वांटम की दुनिया में बदले। तो क्या ये संभव है कि जब हम उन अति सूक्ष्म पैमानों को देखने में सक्षम होंगे तो हमें कुछ ऐसे नए नियम मिलेंगे जिनकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते? क्या हो सकता है कि वहां शतरंज की बिसात ही ना हो, कोई और ही खेल चल रहा